बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में और अफसर चौधरी साहब हमेशा की तरह एक बड़े अच्छे पार्क में लेके आए हैं। वैसे अमूमन यहाँ पे पाकिस्तानी से जब हम मिलते हैं तो वो उनके पास एक ही एक्टिविटी होती है कि आप टर्किश फूड खा लें, आज आप लेबनानी फूड खा लें, आज ईरानी फूड खा लें। बहुत कम पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि वो किसी इल्मी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों या किसी नॉलेजेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। अफसर चौधरी साहब ऐसी शख्सियत हैं लंदन में जो हमेशा से अपने आप को इल्म में मसरूफ़ रखते हैं। माशाल्लाह इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है तलाश, वो मैंने हर्फ बा हर्फ पढ़ी है और इतने ध्यान से मैंने बड़ी कम किताबें पढ़ी हैं। ये मेरा वैसे दावा है। वैसे चौधरी साहब ने मुझे कल कहा है कि वलीद इकबाल साहब का भी यही दावा है। अच्छा, कल मैं अफसर चौधरी साहब के साथ बैठा हुआ था और हम बात कर रहे थे इल्म पे, तो इन्होंने कहा जो आगाही है वो कर्स है। मुझे ये जुमला अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि इसी मौजू पे हम बात करते हैं कि जिन लोगों को दुनिया में आगाही हो जाती है वो बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं या वो लोग जो जाहिल रहते हैं और आगाही की तरफ उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता वो अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसर चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे अली भाई ठीक है? इस पार्क का तो पहले नाम बताएं क्या है? ये फेयरलो पार्क है जी, ये गुडमेज के एरिया के अंदर। गुडमेज फेयरलो। अच्छा, अब मैं आता हूँ आगाही की तरफ। आपका क्योंकि मज़ाहिब का सारा सफ़र है ज़िंदगी का और आपने हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पे बहुत काम किया। इस सफ़र में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जो रिलीजन है वो मैन मेड है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो रिलीजन है ना, इसको जो पेश करते हैं ना, वो पेश करने वाले लोगों पे मुझे एतराज है। मैंने इसको मैन मेड कभी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? मैं ये समझता हूँ कि 2500 साल की एस्टेब्लिश हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। 2500 साल की एस्टेब्लिश हिस्ट्री से अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 5000 साल की हिस्ट्री शवाहद के साथ हमारे पास मौजूद है। 5000, ठीक है। अच्छा, अब मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि अगर डिवाइन रिलीजन की हम किताबें पढ़ें तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो रिलीजन है ये मैन मेड है। मैं इसको डिवाइन ऑर्डर ही कहता हूँ, भले वो जुदाइज्म हो, भले वो क्रिश्चियनिटी हो, भले वो इस्लाम। इसके पैरेलल जो मैन मेड रिलीजन है वो हिंदुइज्म से अपने आप को ड्राइव करते हैं, यानी अपना फंडामेंटल सोर्स जो है वो हिंदुइज्म से लेते हैं। रिलीजन को जैसा लोग समझते हैं मैं वैसे नहीं समझता। मैं रिलीजन को एक कोड ऑफ लाइफ समझता हूँ कि रिलीजन क्या है, कि मुझे रिलीजन ने ये बताया है कि मैंने अली अब्बास के साथ कैसे रहना है। मैंने ट्रांसपेरेंट रहना है। मेरा अगर दोस्ती का रिश्ता है, मेरा अगर इनके साथ कोई बायोलॉजिकल रिश्ता है, मैंने किस तरह से इनसे ट्रांसपेरेंट रहना है। मैंने अपनी जॉब के साथ कैसे ऑनेस्टी करनी है, मैंने अपने काम के साथ जस्टिफाई कैसे करना है, मेरे ऊपर हकूक क्या हैं और मेरे ऊपर फ़राइज़ क्या हैं। जो लोग इन बातों को समझते हैं वो समझें कि वो रिलीजन की पासदारी कर रहे हैं। आप दुनिया का कोई भी रिलीजन लें, उनमें ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सिर्फ 5% है। ठीक है। 95% जो है वो रिलीजन के अंदर अखलाकियात है। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा रिलीजन एक कोड ऑफ लाइफ है। मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मगर मैं कहता हूं कि हमारा रिलीजन एक कंप्रीहेंसिव रिलीजन है। अगर उसको कोड ऑफ लाइफ भी आप मान लें तो कोड ऑफ लाइफ है क्या? वो तो वैसे हर रिलीजियस लोग यही कहते हैं कि हमारा रिलीजन जो है वो कोड ऑफ लाइफ है। थैंक यू। तो मैं ये कहता हूँ कि रिलीजन की जरूरत क्यों हमें पेश आई? पहले तो रिलीजन नहीं आए थे जी। पहले तो इंसान आए थे। सही। पहले तो दुनिया के अंदर जो निज़ाम आया था, सिस्टम आया था, कानून आया था, वो कल्चर का था, वो सकाफत का था, कस्टम्स का था, रवाजात का था। ठीक है जी। अच्छा, वो जो कानून था वो कानून फितरत से थोड़ा सा टकरा रहा था। तो फिर ये जिनको हम डिवाइन रिलीजन कहते हैं या जिन मज़ाहब ने डिवाइन रिलीजन के पैरेलल इंडस सिविलाइजेशन से अपना जन्म लिया, इनका सबका फलसफा सेम है। फलसफा सेम है। 5 या मैक्सिमम किसी रिलीजन के अगर अकायद डिफरेंट हैं
तो वो 10% डिफरेंट है, 90% सब अखलाकियात। अच्छा ये बताएं कि रिलीजन क्या तरक्की की राह में रुकावट है? क्योंकि देखा ये गया है अभी जिस जिस मुल्क ने रिलीजन को बैकवर्ड किया है और उसने इंसानियत को सामने रखते हुए कुछ कानून बनाए हैं वो तो तरक्की कर गए हैं, और जहाँ अभी रिलीजन्स हैं जिन कंट्रीज में वहाँ तरक्की नहीं है। नहीं, मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता। फैक्ट तो यही है। नहीं, ऐसा यूरोप नहीं का है। देख लें आप, न्यूजीलैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, अमेरिका देख लें, जापान देख लें, रशिया देख लें, उज़्बेकिस्तान देख लें, जितनी भी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे रिलीजन को उन्होंने सेट असाइड कर दिया हुआ है। और अगर आप देख लें बड़े सगीर देख लें, अफगानिस्तान देख लें, ईरान देख लें, और जो इस तरह के इंडोनेशिया देख लें, जितने भी ये कंट्रीज मजहब पे चल रहे हैं वो बैकवर्ड है। नहीं, मैं इससे एग्री हरगिज नहीं करता। क्यों नहीं करता? कैटेगोरिकली अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर 87% लोग रिलीजन को मानते हैं। ठीक है, 87% रिलीजन को मानते हैं। 97% जो लोग हैं वो खुदा को मानते हैं। ठीक। यानी अगर 87% लोग रिलीजन को मानते हैं तो 87 में ये सारे एडवांस कंट्रीज ही आते हैं जो तरक्की की राह पर गामजन है। अच्छा वैसे मैं आपकी इस रिसर्च से इख्तिलाफ करूंगा। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको करता हूँ इसको एक्सप्लेन, फिर आप मेरे साथ आप इतराफ कर जाएंगे। वो इस तरह से है कि रिलीजन का इन लोगों ने रियासत का जो कानून है ना उसमें अमल दखल कम कर दिया है। ठीक है, ये नहीं कि ये रिलीजन से हट गए हैं। ऐसे कर लेते हैं। बात ये है कि इन लोगों ने कहा है कि रियासत का दीन से कोई तल्लुक नहीं क्यों है। कहा? रियासत जो है ये क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि रुकावट थी। नहीं, रुकावट नहीं थी। क्या था? बुनियादी तौर पे ये था कि जो दीन के मैं जिनको सो कॉल ठेकेदार कहता हूं ना, वो दीन का मिसयूज कर रहे थे और उसको रियासत के निजाम के साथ टकरा रहे थे। हमेशा रिलीजन मिसयूज होगा अगर किसी कोई पेशवा होगा उसका। अच्छा, वो अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप हमसाये का ख्याल रखें, हमसाये को खाना खिलाएं। वो ये कहेगा मस्जिद में एक ईंट लगाएं ताकि वो आपको सारी जिंदगी उसका स्वाब मिलता रहे और जन्नत में आपको 10 घर मिल जाएंगे, उसके एक बंगला मिल जाएगा उसका। अगर आपने इस्लाम या कुरान पाक मुकम्मल तर्जमे के साथ पढ़ा है तो यकीनन आपको पता होगा कि इस्लाम के अंदर जितने हमसाये के हकूक हैं शायद किसी दूसरे मजहब के अंदर नहीं है। बयान नहीं करते ना जो पेशवा हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं तो बयान नहीं की बात करते कर रहा हूं। जो हकूक हैं, हकूक तो इस्लाम ने औरत को सबसे ज्यादा हकूक दिए, हमसाये को सबसे ज्यादा हकूक दिए। मैं ये कहता हूं कि इस्लाम सबसे ज्यादा किस जमीन पर फैला? हिंदुस्तान की जमीन पर। क्यों फैला? इसलिए फैला इक्वालिटी के मैसेज से, कि मसावात का मैसेज था इस्लाम के अंदर। हिंदुइज्म दुनिया का एक वाहिद मजहब था मजहबी तौर पे जो जात पात को प्रोटेक्ट करता था मजहबी लिहाज से। जब इस्लाम ने बताया कि तमाम इंसानों का पैदाइश का अमल एक है, तमाम इंसान बराबर हैं, और मैक्सिमम कन्वर्जन जहाँ पे हुई वो हिंदुस्तान की ज़मीन है। आज आप बरतानिया की ज़मीन पर हैं, आप एक गली देखें, एक लोकेशन देखें, एक जैसे घर होंगे। जी बिल्कुल, ये इक्वालिटी है। ठीक है, यही मैसेज इस्लाम का था। अच्छा मैं सवाल आसान कर देता हूँ। जिस तरह आपने खुद कहा कि इन्होंने रियासती कवानीन से मजहब को निकाल दिया, आपने यही जुमला बोला है? हाँ जी, मैंने ये बोला कि रियासत का, इन्होंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी नहीं है वो इंसान के मजहब का तयन करे। ओके, मजहब आपका निजी मामला। ठीक है। अब अगर यही कानून पाकिस्तान में राइज हो जाए कि वो कहें जी जो मजहब है वो निजी मामला है और कानून का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है, कोई बेहतरी आ जाएगी? जी बिल्कुल बेहतरी आएगी। मैं तो हमेशा से तो फिर क्यों हमने इस बहुत ज्यादा नाफिज किया हुआ है मजहब अपने मुल्क में? अब मैं बता देता हूँ। जिन लोगों को कम नॉलेज होता है मजहब का वो डर जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास हुआ, उस कानून के ऊपर जिन 6-7 लोगों के MNAs के उस टाइम के सिग्नेचर थे, जी। मैंने जाती तौर पे जब उनसे डायलॉग किया तो उन्होंने कहा कि कुछ मजहबी ठेकेदारों ने जो पार्लियामेंट का माहौल था वो इस कदर हसास कर दिया हुआ था कि हम ये समझ रहे थे कि अगर हमने इस पे सिग्नेचर ना किए हम भी कहीं काफर ना हो जाए। तो यही आपको ख्याल है जब इन्होंने मजहब को निकाला था अपने रियासती कवानीन ने, तो यहाँ भी आपका ख्याल है मुजाहमत नहीं आई होगी?
मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा मज़ामत आई थी, फिर भी उन्होंने, क्योंकि जब रोमन कैथोलिक, आपको पता है दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलाने वाले कौन है? रोमन है। जी जी, अच्छा, वो चर्च बड़ा स्ट्रांग था, बड़ी मज़ाहमत यहाँ भी आई थी। मैं आपके सवाल से इख्तलाफ इस बात से किया था कि मज़हब को मानने वाले, आपने कहा कि मज़हब को ना मानने वाले लोगों ने ज्यादा तरक्की की जी। मैंने कहा नहीं, मजहब को वो मानने वाले हैं, उन्होंने मजहब को इंसान का जाती इख्तियार जो है वो करार दे। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, रियासत का इंसान के जाती मजहब से कोई तल्लुक नहीं। ठीक है, ओके, मैं समझ आ गई बात। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मज़ाहिब हैं इस वक्त, अगर आप देखा जाए दुनिया में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है या टॉलरेंस बढ़ रहा है ओवरऑल? नहीं, मैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के अंदर टॉलरेंस बढ़ी है। टॉलरेंस बढ़ी है दुनिया के अंदर, जब से इंटरफेथ डायलॉग का इजाफा हुआ, दुनिया के अंदर टॉलरेंस बढ़ी। जहाँ डायलॉग बंद होता है वहाँ जहालत का सफर शुरू होता है। सही, डायलॉग की बंदिश, जहालत का सफर। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार इंटरफेथ डायलॉग का स्टार्ट हुआ, इंटरकल्चरल डायलॉग का स्टार्ट हुआ। जब इंटरफेथ यानी या फेथ टकराते हैं आपस में या कल्चर टकराते हैं। सही है। और दुनिया में जितनी दुनिया है, या लोग मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं या कल्चर के मुताबिक गुजारते हैं। जब इंटरकल्चरल और इंटरफेथ डायलॉग स्टार्ट हुए तो टॉलरेंस बढ़ा, एक्सट्रीमिज्म का खात्मा हुआ या कम हुआ। अच्छा, अब ये बताइए कि पाकिस्तान को क्या रुख इख्तियार करना चाहिए? एक लंबी डिटेल ना बताइएगा, सिंगल लाइन में बताएं कि क्या होना चाहिए वहाँ पे। सिंगल लाइन ये है कि जो रियासत है उसको पाकिस्तान के अवाम के मजहब का तयन नहीं करना चाहिए। ओके, और वो हर इंसान बाइख्तियार है, वो अपनी मर्जी से, क्या कोई मुसलमान तहकीक करता है ना, अगर वो तहकीक करके इस नतीजे पे पहुंचे कि क्रिश्चियनिटी या यहूदीज़म या हिंदुइज़म या बुद्धिज़्म बेहतर है, तो आपके ख्याल से क्या उसको ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपना मजहब तब्दील कर ले? जी बिल्कुल, उसको ये इख्तियार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, इंसान अकेला पैदा होता है, इंसान अकेला ही मरता है। ना कोई मुफ्ती, ना कोई मौलवी, ना कोई ट्रांसलेटर आपके साथ दफन होता है। आप अकेले अपने मजहब के जवाबदेह हैं, आप अपने अमाल के आप अकेले जो हैं वो जवाबदेह हैं। ठीक है। जब आप अकेले जवाबदेह हैं तो मजहब का मसला भी तो आपका अपना होना चाहिए। सही है। मैं ये समझता हूँ कि वी आर कमिटेड मुस्लिम, वी आर कमिटेड पाकिस्तानी। एज ए कमिटेड मुस्लिम, मैं अगरचे मैंने मज़ाहब के तकाबली जायजे के ऊपर बहुत बगौर मतालिया भी मैंने किया, रिसर्च भी मैंने की। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में मज़ाहब झूठे नहीं है। ठीक है। मगर हमारा मजहब एक कम्प्रीहेंसिव रिलीजन है। ठीक है। कम्प्रीहेंसिव रिलीजन का मैं इतराफ करते हुए, वो जो तो इस्लाम सब यही कहते हैं, हमारा मजहब कम्प्रीहेंसिव। मैं बता देता हूँ। कौन क्रिश्चियन नहीं कहेगा? मैं बता कि जो क्रिश्चियनिटी है वो कम्प्रीहेंसिव है। ज्यूज नहीं कहेंगे कि वो हमारा कम्प्रीहेंसिव है। ये हमने अपने आप को डिकोस्ता दिया हुआ है कि हमारा जो है वो बहुत कम्प्रीहेंसिव है, या हमारा ज़ाब्ता हयात जो है वो कंप्लीट है। मैं आपकी करेक्शन कर दूं यहाँ पे, जो क्रिश्चियनिटी है ये मजहब नहीं है, जुदाइज्म जो है वो मजहब है। अगर डिवाइन रिलीजन को देखो तो शरीयत एक हजरत मूसा पे आई, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई। जो क्रिश्चियनिटी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, जो क्रिश्चियनिटी जो अंजील आई वो एक शरीयत नहीं है, बल्कि वो एंडोर्समेंट थी किसकी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। ठीक है। इसीलिए अंजील जो है वो बाइबल मुकद्दस का पार्ट है। मैं जुदाइज्म और क्रिश्चियनिटी को कभी भी अलहदा नहीं करता। चले हम अपने पहले मुद्दे पे आ जाते हैं, जो आपने कल बात फरमाई कि कर्स है। बड़ा आपने सख्त जुमला बोला कि ये जो आगही है ये कर्स है, और जो जाहिल लोग हैं या कम पढ़े लिखे हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी है, वो उनको कोई फिक्र नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है। अब हम दोनों का तकाबली जायज़ा ले लेते हैं कि किसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर गुजरती है और किसकी ज़िंदगी जो है वो गैर मुनासिब गुजरती है या कम बेहतर गुजरती है। आप अपने दलाइल दे दें कि जो जाहिल है उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है बेहतर। मैं आपको दलाइल दे देता हूँ कि जो जिसमें सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ डिस्कवरी आ जाती है उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर गुजरती है। अच्छा अली, पहले अपने सवाल की, मैं आपके सवाल की करेक्शन कर दूं कि आगही के मुकाबले में जाहिल नहीं, आम आदमी कम पढ़ा लिखा कर ले, अनपढ़ कर ले। नहीं, अनपढ़ नहीं, अनपढ़ भी
आगही वाले होते हैं। ठीक है। आगही एक डिफरेंट चीज है। ठीक है। आगही है क्या? आगही ये है कि अगर आपका जो आप देख सकते हैं और बोल सकते हैं और आपके पास बसीरत भी है, बसीरत भी है, यानी बसारत, बसीरत, तकल्लम, तीनों चीजें मिल जाएं, यानी बोलना, बोलना, देखना और बसीरत वो चीज है बेसिकली कि जो बैक एंड पे जो आम आदमी जिन बातों को नहीं समझ रहा होता, आप उन बातों को समझ रहे होते, कॉन्सेप्ट की गहराइयों को समझना। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट है और तमाम मज़ाहब का भी कॉन्सेप्ट है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पे पहले इंसान थे। ठीक है। मैं ये साइंस भी ये कहती है कि वो पहले इंसान नहीं थे। साइंस मेरी तहकीक भी ये कहती है कि वो पहले इंसान नहीं थे। इंसान उससे पहले भी मौजूद है, कई लाखों सालों से मौजूद है, लेकिन वो पहले मिल गए हैं। वो पहले इंसान थे जिनको बसीरत दी गई। ठीक है। ठीक है। जिनको तकल्लम, बसारत और बसीरत तीनों दी गई, वो पहले इंसान। ठीक है। और मैं साइंस को भी नफी नहीं करता, मैं मज़ाहब की भी नफी नहीं करता। ठीक है। अब आते हैं कि आगही, जो मैंने कहा कि आगही वाले जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पे दुनिया में बहुत थोड़े लोग होते हैं। ठीक है। यानी वो, आप उनमें से अपने आप को शुमार करते हैं? अपना शुमार मैं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम आगही के तालिब इल्म है। अच्छा, निशानी क्या होती है वैसे उस शख्स की जो जिसमें आगही हो? जो उसकी निशानी ये है कि वो किसी भी मामले को बड़े हसास अंदाज से देखता है और वो उसका मुखालिफ पहलू भी तलाश करने की कोशिश करता है। वो एक चीज की 8 डायमेंशन देखता है और तय तक जाता है। तय तक जाके वो जब उस चीज को कसवटी के ऊपर परखता है, ठीक है, और फिर वो उसका मतवाजन एक नजरिया या मतवाजन राय पैदा करता है। और अगर वो गलत हो तो? देखिए, दुनिया में आज तक कोई इल्म, कोई कसवटी, कोई नजरिया, कोई फैसला हतमी नहीं हुआ। ठीक है। डार्विन की थ्योरी आई थी, उसको कंट्राडिक्ट कर दिया था। ठीक है। दुनिया में जो भी आज तक थ्योरी आई है ना, उसका अल्टरनेट जरूर आता है। आप छोड़े उनको, अपनी बात बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपकी एज 25 साल की एज में आपका एक कॉन्सेप्ट था, कोई भी था, आपने उसकी प्रीचिंग भी की, 40 साल की उम्र में आपको ये महसूस हुआ मैं तो गलत था, मैं तो गलत प्रीच करता रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत बार ऐसा हुआ। 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताएं जिसकी आप प्रीचिंग करते रहे हैं जो गलत थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा, चूंकि पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़बान बोलने वाले सब लोग ये सुनेंगे जी, तो वो ज्यादा थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। मैं इसलिए वो एक नजरिया नहीं मैं बताऊंगा, मसलिहत की खातर जो बता रहे हैं जो है वो। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे नजरिए जो हमने, बहुत सारे नहीं, सिर्फ आप फोकस करें इस पे, मसाजिद के मौलवी से जो हमने सुने थे जी, मसाजिद के मौलवी से, वो हमने उसको प्रैक्टिकली जब जाना तो वो मुझे एक बताएं, एक बात बताएं, मैं फोकस पे आए। अब मैं फोकस पे आ जाता हूँ, जनरल बात ना करें। जनरल बात मैं नहीं करता। अच्छा, जैसे मौलवी हमें ये कहते थे कि नहीं, अब तो हर बात कहते हैं हिचकिचा रहे हैं। नहीं अली, मैं वो बात मैं कहना नहीं चाह रहा। छोड़े, मैं वो बात उस पे आ जाते, लेकिन कोई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं। लेकिन अच्छा, अब अगला सवाल ये है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अगला सवाल ये है कि जिसकी आप प्रीचिंग भी की आपने, जी जी जी, तो आपकी प्रीचिंग की वजह से, बड़ा सीरियस आपको एक बता देता हूं, आपकी प्रीचिंग की वजह से जो आपके उस गलत कॉन्सेप्ट पे लोग चले गए, चल पड़े, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, देखें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लीन शेव स्मार्ट लोग प्रीचिंग करते हैं ना, उनके नजरिए के पीछे कोई बंदा नहीं चलता, मजहबी आदमी कोई नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं मजहबी हवाले से। नहीं, मैं मजहबी हवाले से बात नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं। मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमारा ये था, बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे दीन के अलावा सारे दीन झूठे हैं। जी जी। जबकि वो मैंने रिसर्च की तो ऐसा कुछ आप भी पहले यही समझते थे? मैं भी पहले यही समझता, यही प्रीच करते थे, अब नहीं मैं। अब देखें ना, ये आपने क्लियर एक बात कर दी, मुझे समझ आ गई। अच्छा, मेरा सवाल ये कि जब आप ये कॉन्सेप्ट की प्रीचिंग करते थे, हो सकता है कि किसी ना किसी से आपसे इंस्पायरेशन ली हो, आप एक मुहक्किक हैं, आप किताबें लिखते हैं, आप टॉक्स देते हैं, तो जिसने आपकी इस तहकीक को सच साबित करके अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया, उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, मेरी तहकीक उस टाइम इस लेवल की नहीं थी, जब हम एक ऑर्डिनरी आदमी थे उस टाइम तक। ठीक है। मैंने 35-36 साल के बाद रिसर्च जाके शुरू की। उससे पहले हम डिस्टिंक्शन के स्टूडेंट थे, अच्छे पढ़ने वाले थे, हमारी जो प्रीचिंग थी उसका असर लोग नहीं लेते थे।
जब मैंने तहकीक का अमल जब शुरू किया तो मेरी तहकीक किसी नुक्ते पर पहुंची, उसके बाद से मैंने दीन के ऊपर बात करना शुरू की, अखलाकियात के ऊपर बात करना शुरू की। अच्छा, अब उस अपने असल नुक्ते पे आ जाते हैं, आगही वाला और कम पढ़ा लिखा वाला। अच्छा, उसमें आप कहते हैं कि वो सेंसिटिव हो जाता है और वो चीज़ों को गहराई से जांचना और परखना शुरू कर देता है। तो एक जो शख्स है वो कहता है जी खाना खाओ, इंजॉय करो और बस काम करो, पैसे कमाओ और जिंदगी खत्म हो जाए। आप समझते हैं कि ये लाइफ ज्यादा बेहतर है? नहीं, मैं ये कभी भी नहीं समझता कि ये लाइफ ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आगही है, फायदे में कौन रहा आखिरकार? अच्छा, फायदे में अगर आप देखें ना कि दुनिया के अंदर रहते हुए मेजॉरिटी में जो लोग हैं, कॉमन जो लोग हैं ना, हाँ, जिनको आगही नहीं है जी, दुनियावी लिहाज से हम कहते हैं कि आगही ना होना ये एक ब्लेसिंग है, हाँ। लेकिन जो आगही है इसका होना ये एक कर्ज है। अच्छा, ये हम दुनियावी लिहाज से कहते हैं। नहीं, दुनियावी को छोड़ें सर, आप मुझे अपना कॉन्सेप्ट बताएं। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आगही जो है ना जी, जिस बंदे का प्रोफेशन और उसका पैशन हाँ, वो सेम है, उसके लिए आगही एक ब्लेसिंग है। और जिस बंदे का पैशन और प्रोफेशन दो डिफरेंट अच्छा, है, उसके लिए आगही एक कर्ज। आपने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया इकोनॉमिक्स के साथ जी। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आगही ना हो किसी में तो क्या उसको फेम हासिल हो सकता है? क्या लोग उससे इंस्पायर हो सकते हैं? क्या उसके लोग इंटरव्यूज कर सकते हैं? या क्या उसको मुख्तलिफ लोग अपने इवेंट्स पे बुला सकते हैं? ऑर्डिनरी बंदे को कौन पूछता है यहाँ पे? मैं कहता हूँ प्लेयर है ना, ये सारे प्लेयर्स हैं। थैंक यू। फेम एक प्लेयर है, रिस्पेक्ट एक प्लेयर है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, आप किताब की तकरीब करते हैं, ये एक प्लेयर है। तो ये फेम के जो प्लेयर्स हैं इतने ढेर सारे, ये तो एक आम शख्स नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि फेम उन लोगों को भी मिलता है जो ये कहते हैं कि डिग्री होती है, वो जाली हो या असली हो। फेम उन लोगों को भी मिलता है जैसे हमारे चाहत फतेह अली खान को मिला। या चाहत फतेह अली खान क्यों पीछे पड़ गए? नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ा। सारी जब से मैं इधर आया हूँ हर शख्स उस बेचारे को क्रिटिसाइज कर रहा है। नहीं यार, उसको प्लीज एंटरटेनर क्यों नहीं लेते आप? यकीन जाने, मैंने तो उसके लिए बड़ी फाइट की। मैंने कहा वो यार हिलेरियस सिंगिंग कर रहा है, मजाहिया सिंगिंग कर रहा है, हाँ, उसको सिंगिंग ना इसमें क्या बुराई? आप उसको फतेह अली खान से, नुसरत फतेह अली खान से, उस्ताद हामिद अली खान से क्यों मिला रहे हैं? आपने आगही को उसके साथ रिलेट किया कि अगर आगही नहीं है तो फिर भी क्या आपको फेम मिल सकता है? वो मैंने आपको बताया कि आगही के बगैर भी लोगों को फेम मिला। ठीक है, एग्रीड। अच्छा, बस मैं आखिरी बात आपसे करता हूँ, मुझे कुछ अपने फ्यूचर के प्लान्स बताएं और कुछ ऐसी बात बताएं जो कोई होपफुल हो। देखिए, मैं हिंदुस्तान की ज़मीन से मिर्ज़ा गालिब से लेके आज तक जितने भी आगही वाले शायर, दानिश्वर, राइटर, नसरी राइटर या जितने भी लोग आए ना आज तक, उनका ये बहुत बड़ा अलमिया रहा जो मैंने पहले बयान किया कि उनका पैशन और प्रोफेशन सेम नहीं है। ठीक है जी। ये बहुत सारे सिर्फ 5% लोगों का होता है। ठीक है, और इसीलिए लोग शायक नजर आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा नजरिया है, जो मैं दुनिया के अंदर करना चाहता हूँ, मैं तो एक पीस मैसेंजर हूँ। मैं दुनिया के अंदर चाहता हूँ मैक्सिमम टॉलरेंस हो, लोग डायलॉग का जवाब डायलॉग से दें, लोग गाली का जवाब गाली से ना दें, बल्कि उसको टॉलरेट करना सीखें, ताकि वो बंदा जो है, उस बंदे को पता चले कि गाली का जवाब गाली नहीं है, टॉलरेंस। आखिरी सवाल बस, यहूदी, हिंदू, क्रिश्चियंस, जूइश और बुद्धिस्ट, क्या ये भी जन्नत में जा सकते हैं? देखिए, जन्नत जो कॉन्सेप्ट है, जन्नत तो एक बाग का नाम है जहाँ हर अच्छा इंसान, हर अच्छा अमल करने वाला इंसान जाएगा। इसके लिए मजहब और मैं ये होना, मैं किसी एक पर्टिकुलर मजहब का होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तो इस पे यकीन ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक है, कुरान पाक में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जो मुसलमान है वो जन्नत में चला जाएगा, बाकी क्रिएशन सारी जहन्नम वासल हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ जो अच्छे अमल करता है उसके लिए रिवार्ड है। कुरान पाक में बार बार ये कहा गया कि जो अच्छे अमल करेगा वो हमारी रहमत से मगमूम नहीं होंगे। शोएब साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा मजा आया आपके साथ बात कर। मैंने बड़ी गुफ्तगू की है लोगों के साथ, जहाँ पे भी आपने देखी होंगी, मैं इंटरव्यूज करता रहता हूँ।